हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या SRS के बारे में बात की थी और उसके जो दो एस्पेक्ट थे, प्योर रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज प्रोबेबिलिटी परिवार का एक और मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तो ये दूसरा मेथड है हमारा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या इसी को हम लोग स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं, या इसी का एक अल्टरनेटिव नेम है कोटा रैंडम सैम्पलिंग। तो एक कोटा सैम्पलिंग होती है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी होती है और एक होती है कोटा रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो नेम है वो अल्टरनेटिव नेम कोटा रैंडम सैम्पलिंग। तो कोटा रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। जब हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कोटा सैम्पलिंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अब ये सैम्पलिंग का सबसे पहला जानना ये है कि ये सैम्पलिंग हम इस्तेमाल कब करते हैं या हमें कब करना चाहिए। ये सैम्पलिंग का डिज़ाइन क्या है और ये सैम्पलिंग कैसे होती है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें बात करना है कि इसे हमें यूज कब करना है, यानी यूज टू, हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से एक बेटर सैम्पलिंग है, उससे एक बेहतर तकनीक है सैंपल कलेक्ट करने की। और इस टेक्निक का हम इस्तेमाल कब करते हैं, चूंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल वहां होती थी जहां पर पॉपुलेशन स्मॉल एंड होमोजीनियस थी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल नहीं थी और कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल था। ये सारी बातें हम लोगों ने वहां पर सीखी थी। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमें तभी प्रयोग करना चाहिए जब हमारी पॉपुलेशन यानी क्या हो, हेट्रोजीनियस हो। पहली चीज, इसे हमें कब प्रयोग करना चाहिए, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पर विद कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम। यानी यहां पर भी हमें सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत चाहिए। तीसरी बात, complete information available about population। तो इन तीन परिस्थितियां अगर हैं पॉपुलेशंस के साथ तो हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है वो जब हमारी पॉपुलेशन का नेचर हेट्रोजीनियस यानी विषम जातीय हो, जो कि सोशल साइंस रिसर्च में मोस्टली होता है। दूसरा, उसका कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम हो। कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है कि पॉपुलेशन की हर एक यूनिट्स का इंडिविजुअल लेवल पर आइडेंटिफिकेशन हो वहां पर,
पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो, लिस्टेड हो। अगर वो अनलिस्टेड है या इनका कुछ उसमें चीजें अनक्लियर्ड है, एम्बिगुअस हैं, तो फिर हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तब हमें करना चाहिए। दूसरी है कि पॉपुलेशन का कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल हो। कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है कि पॉपुलेशन पूरी तरह से सूचीबद्ध हो, अर्थात जनसंख्या की एक एक इकाई का नामकरण हो या उसकी स्पष्ट पहचान हो। और तीसरी बात है कि जनसंख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, अर्थात वो कहाँ से बिलोंग करता है या उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। यानी आइडेंटिफिकेशन होगा जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तभी कंप्लीट सैम्पलिंग फॉर्म अवेलेबल होता है। तो तभी इस सिचुएशंस में हमें ये सैम्पलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसका मीनिंग की बात करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है स्ट्रैटिफिकेशन विद रैंडमाइजेशन। जब हम लोगों ने रैंडमाइजेशन के फॉर्म पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने स्ट्रैटिफिकेशन रैंडमाइजेशन की बात की थी, जहां पर हमने अपनी पॉपुलेशंस को सब कैटेगराइज किया था या उसको हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी विशेषताओं के आधार पर हमने उसको विभाजित किया और विभाजित करने के पश्चात फिर जब हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो वही है स्ट्रैटिफिकेशन विद रैंडमाइजेशन। तो ये जो सैम्पलिंग है ये है वही स्ट्रैटिफिकेशन रैंडमाइजेशन पर ही है। अब हमें ये सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है जरा ये समझना है। जब भी रिसर्चर जो उसकी इंटायर पॉपुलेशन है, जो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन को वो डिवाइड करता है इन मल्टीपल स्ट्रैटा या मल्टीपल होमोजीनियस स्ट्रैटा। तो जब भी कोई एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को कई सारे समजातीय स्तरों में या स्ट्रैटा में डिवाइड करता है बिफोर सैम्पलिंग प्रोसेस, अर्थात पॉपुलेशन पर सैम्पलिंग प्रोसीजर करने से पहले या सैम्पलिंग करने से पहले ही या लोगों को चुनने से पहले ही वो अपनी जनसंख्या को कई सारे समजातीय स्तरों में विभाजित करता है और फिर विभाजित करने के पश्चात हर स्तर से यादृच्छिक ढंग से लोगों को चुनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही या इस पूरी विधि को ही हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि व्हेन पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल homogeneous strata before applying sampling process. This is the meaning। अर्थात जब भी जनसंख्या को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसमें, मल्टीपल होमोजीनियस स्ट्रैटा में, और कब, बिफोर सैम्पलिंग प्रोसेस, तो उसे ही हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब यहां पर मीनिंग सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है स्ट्रैटा की मीनिंग क्या होती है या स्तर किसे कहते हैं। तो स्ट्रैटा मीन्स क्या होता है, ये स्ट्रैटम जो है वो सिंगुलर है और इसी का प्लूरल जो होता है उसे हम स्ट्रैटा कहते हैं। तो स्ट्रैटम एक सिंगल स्ट्रैटा होता है और स्ट्रैटा एक प्लूरल है, यानी ये प्लूरल है। अब ये होता क्या है ये जानना जरूरी है। कई दफा हमसे स्ट्रैटा का मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रैटा क्या है, स्ट्रैटा इज आर्टिफिशियल
सबग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेटा क्या है तो आप कहेंगे कि किसी भी जनसंख्या से जो कृत्रिम उपसमूह निकलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। तो स्ट्रेटा क्या है, एक सब ग्रुप है। लेकिन मेन चीज यहां पर जो है वो ये समझनी है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कि ये रिसर्चर मेड होता है। रिसर्चर मेड अर्थात रिसर्चर अपनी रिक्वायरमेंट कह लीजिए या अपनी एबिलिटी के आधार पर या पॉपुलेशंस की कैरेक्टर, यानी ये रिसर्चर इसको फ्रेम बनाता है। तो ये नेचुरल ग्रुप्स नहीं होते हैं, बल्कि ये जो बाइफरकेशन होता है, ये बाइफरकेशन जो है वो रिसर्चर खुद करता है। जो डिवीजन होता है ये रिसर्चर का होता है। उस डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्राइटेरिया होती है, वो रिसर्चर द्वारा डिसाइड की गई होती है। तो स्ट्रेटा क्या है? स्ट्रेटा एक आर्टिफिशियल सबग्रुप्स होते हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब है कि ये रिसर्चर के द्वारा मेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। अब बात आती है कि ये जो स्ट्रेटा होते हैं, बनते हैं इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, ये कितने होंगे? तो स्ट्रेटा एक भी, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। पहली चीज, स्ट्रेटा के बारे में कुछ बातें जान लेनी जरूरी है, क्योंकि हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में सैंपलिंग से पहले हम स्ट्रेटा फाइंड करते हैं, स्ट्रेटा गेन करते हैं, स्ट्रेटा को प्राप्त करते हैं। अब स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा एक आर्टिफिशियल सबग्रुप होता है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो रिसर्चर मेड होता है, और रिसर्चर उसको जो ग्रुप बनाता है वो किसके बेसिस पर बनाता है? वो जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर बनाता है। और वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो एज हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, वो इनकम हो सकती है, वो सेक्स हो सकता है, वो लोकेलिटी हो सकती है, वो स्ट्रीम हो सकती है, बहुत सारी चीजें इनफाइनाइट बेसिस पर, किसी एक बेसिस पर बनता है। पहली चीज तो स्ट्रेटा समझ में आया क्या है। और स्ट्रेटा में क्या होता है? एक डिवीजन होता है, और डिवीजन का बेस क्या होता है? डिवीजन का बेस कोई भी कोवेरिएंट्स या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है, या पॉपुलेशन यूनिट्स की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसका डिसीजन या जिसके बारे में अंतिम निर्णय शोधकर्ता करता है। अब ये जो स्ट्रेटा होते हैं, वो स्ट्रेटा के बारे में कुछ चीजें जान लेनी जरूरी है। जैसे कि स्ट्रेटा बाय नेचर कैसा होता है, तो अब हम चर्चा स्ट्रेटा पर कर रहे हैं। तो स्ट्रेटा है क्या? स्ट्रेटा है एक आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड सबग्रुप्स। क्लियर? जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो स्ट्रेटा डिवीजन करने का जो आधार होता है, उस समय रिसर्चर को, ये जो मैन होता है या जो रिसर्चर होता है, यहां पर मैन मेड का मतलब कौन? रिसर्चर। वो रिसर्चर जनसंख्या का जो क्लासिफिकेशन करता है या वर्गीकरण करता है, उसका वर्गीकरण करते समय उसको ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल को ध्यान में रखना होता था। जनसंख्या का जो वितरण होगा या जनसंख्या का जो विभाजन होगा या वर्गीकरण होगा, वो वर्गीकरण किसी एक चर के आधार पर ही होना चाहिए। अर्थात दूसरी बात जो है वो ये रखनी है कि ओनली वन वेरिएबल कीप इन माइंड to assigning
यानी आपको क्या रखना है, केवल एक ही वेरिएबल को ध्यान में रखना है। और वो वेरिएबल क्या हो सकता है, वन वेरिएबल, वो वेरिएबल हमने कहा कि एज हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, वो सिटी हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, वो इनकम हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है, वो लोकेलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तमाम चीजें आ सकती हैं। तो ये आधार होगा, यानी जो विभाजन होगा या तो उम्र के आधार पर होगा, या जेंडर के आधार पर होगा, या शहर के आधार पर, या सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर, या आय के आधार पर, या धर्म के आधार पर, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ये तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है। तीसरी बात क्या रखनी है कि यानी आपको केवल एक सिंगल वेरिएबल ही बेस होगा डिवीजन का। ऐसा नहीं कि एक दो चीजों को हमने सेल्स के आधार पर डिवाइड कर लिया और बाकी चीजों को, तो जो डिवीजन का बेस होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, वो सिंगल होता है। तीसरी बात है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने पर जो पॉपुलेशन होती है, हम उस पॉपुलेशन को ही हम स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से 3 स्ट्रैटा बनाए गए, 3 स्ट्रैटा बनाए गए। मान लीजिए पॉपुलेशन क्या है, 500 की है। पॉपुलेशन क्या है, 500 की है। तो अब मान लीजिए यहां पर 250 लोग यहां पर आ गए और 200 लोग यहां पर आ गए, तो यहां पर कितने होंगे, यहां पर बचे कितने, 50। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये टोटल क्या आ रहा, 500 आ रहा, और ये भी कितना है, 500 है। तो जो हमारा कैपिटल N है और जो हमारा सम ऑफ स्ट्रैटा यूनिट है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहली चीज। इसीलिए, और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीट हमने बात की थी ना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन होगी, तो जाहिर सी बात है कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम। तो जो कि ये जो विधि है एक कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम पर अवेलेबल होती है। तो इसलिए जो जब हम विभाजित करते हैं तो विभाजन करने के बाद हमें ये चीज पहले एश्योर कर लेनी चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है, या जो टोटल पॉपुलेशन या जो हमारी इंटायर पॉपुलेशन है, यानी जो कैपिटल इनका मान है, वो मान, और जो हमने जब हमने क्लासिफिकेशन किया, जो हमने स्ट्रैटा बनाए, चाहे वो 3 बनाए या 4 बनाए, तो जो स्ट्रैटा में यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो दोनों का जो योगफल है वो बराबर होना चाहिए। अगर स्ट्रैटा का योगफल और जनसंख्या का योगफल में अंतर है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, अभी आपको सैम्पलिंग नहीं करनी है। ध्यान रखिए कि अभी ये सारा काम हम सैम्पलिंग के पहले का पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन करना है इन होमोजीनियस स्ट्रैटा, तो उसको करने से पहले हमें पॉपुलेशन को डिवाइड करना है और उसके पश्चात हमें सैम्पलिंग अप्लाई करनी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझनी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ n ऑलवेज शुड बी इक्वल to sum of all strata units। तीसरी बात क्लियर।
अब एक चौथी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, चौथी बात ध्यान यहाँ पर रखनी है कि चूंकि हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहां अप्लाई करते हैं जहां पर पॉपुलेशंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं ओवर मैपिंग ना होने पाए। ओवर मैपिंग का मतलब है, या ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं इसको, कि कहीं पर हमारी जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन की, उनकी ओवरलैपिंग ना जाए। ओवरलैपिंग का मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक यूनिट है वो एक से अधिक स्ट्रेटा में ना चली जाए। हालांकि ये बात हमने जब एक सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में बात की तो वहां पर भी बताया था कि सैम्पलिंग फ्रेम एक अच्छा है कि जहां पर हर यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन सिंगल टाइम ही हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर विभाजन करना होता है तो यहाँ पर तो हो सकता है कि सारी यूनिट्स एक एक बार ही हो, यहाँ पर रिपीटेशन ना हो। लेकिन जब हमने उसको स्ट्रैटा में कन्वर्ट किया तो कभी कभी हमसे एक भूल हो जाती है और हम किसी एक एलिमेंट को एक से अधिक स्ट्रैटा में रिपीट कर देते हैं। तो यानी जो एलिमेंट है पॉपुलेशन के, उनका स्ट्रैटा में जो है वो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी अकर्स इन अ सिंगल स्ट्रैटा, ऑलवेज इन अ सिंगल स्ट्रैटा। मतलब जनसंख्या की कोई भी इकाई है तो उसका प्रतिनिधित्व किसी भी स्ट्रैटा में या पूरे जो भी हमारे स्ट्रैटा हमने ड्राइव किए हैं उन स्ट्रैटा में किसी एक ही स्ट्रैटा में नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि वो एक से अधिक स्ट्रैटा में चला जाए। इस चीज को भी हमें सैम्पलिंग करने से पहले एश्योर करना होगा। तो यहाँ पर जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ every unit of population must be only one strata। इस चीज को एश्योर करना है। तो ये चार बातें आपको मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक अंतिम बात जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है, या जो हमें बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कि ये जो स्ट्रैटा होते हैं ये स्ट्रैटा कैसे होते हैं। यानी स्ट्रैटा तो एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड या रिसर्चर मेड सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है। अब जब प्रकृति की बात आए तो ध्यान रखें कि हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कब अप्लाई करते हैं। अप्लाई कब करते हैं जब पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस यानी विषम जाति होती है, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। और फिर हम ये जो डिवीजन है, ये जो स्ट्रैटा बनाते हैं, ये किस लिए बनाते हैं। चूंकि हमने कहा था कि सैंपल क्या होना चाहिए, सैंपल पॉपुलेशन का एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब अगर हम एक हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन पर रैंडम सैम्पलिंग सीधे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो क्या हमको वो जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है या जो उचित प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, क्या वो हमको प्राप्त होगा। अगर हम किसी एक विषम जनसंख्या पर एक बहुत विरोधाभासी जनसमूह पर हम यादृच्छिकरण करें तो क्या हमको एक ऐसा उपसमूह या एक ऐसा सबसेट मिलेगा जो अपनी जनसंख्या के 100% या लगभग सभी गुणों को धारण करता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की प्रॉपर्टी में वेरिएशन है। इसीलिए इस वेरिएशन को खत्म कैसे किया जाए। जाहिर सी बात है वो जनसंख्या विषम जाति है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो आपस में लगभग समान होंगे, आपस में लगभग क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन वो कैसे हैं, डिस्पर्स है, बिखरे हुए हैं या अलग अलग हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको होमोजीनियस समूहों में या उप समूहों में उपकल्पित करते हैं या उनको हम क्लासिफाई करते हैं।
तो जो स्ट्रैटा बनता है वो स्ट्रैटा क्या होता है, सब ग्रुप्स होता है, और वो सब ग्रुप्स कहां से निकल के आया, एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से निकल गया। तो उस जो हेट्रोजेनिटी है पॉपुलेशन की, उसको हमें डाइल्यूट करना होता है, उसको हमें प्रिवेंट करना होता है, और उसी प्रिवेंशन प्रोसेस के तहत ही हम स्ट्रैटा बनाते हैं। और स्ट्रैटा जब बनकर आता है तो वो स्ट्रैटा होमोजीनियस यूनिट्स का होता है, अर्थात जो जनसंख्या है वो विषम जाति है, लेकिन जब हमने उस पर स्ट्रैटिफिकेशन किया तो हमने उस जनसंख्या को किसी एक पैरामीटर पर, ध्यान रखें कि ये जो होमोजीनियस बनाने की प्रक्रिया होती है स्ट्रैटिफिकेशन पर, वो किसी एक ही पैरामीटर पर होती है, एक ही वेरिएबल पर होती है। वन वेरिएबल या पैरामीटर की बात की जा सकती है, यहाँ पर एक ही पैरामीटर होता है उसको होमोजीनियस बनाने का। तो वो जो स्ट्रैटा होते हैं वो स्ट्रैटा कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, अर्थात कोई भी स्ट्रैटा है, स्ट्रैटा में कितनी भी यूनिट्स हैं, इसका असेसमेंट तो बाद में आता है जब हम उसको लिस्टेड कर लेते हैं, काउंट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटा होता है वो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली होमोजीनियस होता है। तो एक अंतिम बात लिखना यहां पर आपको समझना है कि स्ट्रैटा जो होते हैं, स्ट्रैटा एक्सटर्नली या इंटरनली, पहले देख लें, आर इंटरनली होमोजेनियस एंड एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस, अर्थात आंतरिक रूप से तो वो समजातीय होते हैं लेकिन बाह्य रूप से वो विषम जातीय होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस चीज को आगे भी हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम आगे क्लस्टर सैंपलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर जो बाइफरकेशन होता है उस बाइफरकेशन को समझने के लिए ये किसी भी चीज का जो आंतरिक और बाह्य पहलू होता है इसको समझना जरूरी होता है। तो स्ट्रैटा क्या होते हैं, स्ट्रैटा आर्टिफिशियल या रिसर्चर मेड सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं जो कि इंटरनली होमोजीनियस होते हैं या एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होते हैं, अर्थात आंतरिक रूप से जो इकाइयां होंगी यानी किसी एक स्ट्रैटा के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो लगभग एक समान होंगी, लेकिन एक स्ट्रैटा से दूसरे स्ट्रैटा के बीच वेरिएशन होगा, अंतर होगा, दूसरे से तीसरे के बीच डिफरेंस होगा, अर्थात स्ट्रैटा जो होंगे वो आपस में या जो म्यूचुअली है वो म्यूचुअली हेट्रोजीनियस होंगे, बट विद इन स्ट्रैटा या किसी एक स्ट्रैटा के अंदर की जितनी भी यूनिट्स होंगी वो होमोजीनियस होंगी। तो स्ट्रैटा इज आर्टिफिशियल सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन विच आर एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस बट इंटरनली होमोजीनियस। दूसरी बात, स्ट्रैटिफिकेशंस का जो पैरामीटर होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में वो ओनली वन वेरिएबल होता है या एक सिंगल पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर इसमें से कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। तीसरी बात कि जब भी हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में स्ट्रैटा करते हैं तो स्ट्रैटा की टोटल यूनिट्स का योगफल और पॉपुलेशन अर्थात जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू हमेशा एक समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन 500 की है, जब हमने स्ट्रैटिफिकेशन किया तो यहाँ 490 लोग आ रहा है तो 10 लोग मिसिंग है, तो हम तब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटल N और स्ट्रैटा यूनिट्स का ओवरऑल स्ट्रैटा यूनिट्स का जो सम है या योगफल है वो इक्वल होना चाहिए। और एक अंतिम बात कि किसी भी इकाई का जो प्रतिनिधित्व है स्ट्रैटा में वो किसी एक ही स्ट्रैटा में होना चाहिए। कोई भी इकाई ऐसी ना हो कि वो गलती से स्ट्रैटा 1 में भी चली जाए और 2 में भी चली जाए या 3 में भी चली जाए, अर्थात ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एक सिंगल यूनिट की, यानी एक सिंगल यूनिट किसी एक सिंगल स्ट्रैटा में ही, यानी वो चाहे जिसमें जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी स्ट्रैटा बन रहे हैं किसी भी स्ट्रैटा में जाएंगे तो कोई भी पॉपुलेशन की यूनिट्स है उसका रिप्रेजेंटेशन ओनली एंड ओनली अ सिंगल स्ट्रैटा में होना चाहिए। ओवरलैपिंग
अलाउड नहीं है या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब हम यहाँ पर स्ट्रैटा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इसमें दो तरीके से आते हैं कि अब इस पर क्या किया जाए। यानी एक शोधकर्ता है जिसने अपनी जनसंख्या को किसी एक पैरामीटर के आधार पर होमोजीनियस स्ट्रैटा में डिवाइड कर लिया और बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज को चेक किया, सारी चीजों को उसने दुरुस्त किया। अब इसके बाद उसको स्ट्रैटा से अब सैम्पलिंग करनी है। क्योंकि अभी तक क्या काम था, अभी सैम्पलिंग के पहले की बात है, तो ध्यान रखें कि जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि पॉपुलेशन से सीधे हमने डायरेक्टली सैम्पलिंग कर ली थी। इसमें क्या करना, एक काम बढ़ जाता है। चूंकि सारिस में क्या था, होमोजीनियस पॉपुलेशन थी, इसलिए हमको उसको होमोजीनियस बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी वो होमोजीनियस थी। यहाँ पर पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है, तो पहले हमें उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अब जब होमोजीनियस में स्ट्रैटा में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो अब सैम्पलिंग करनी है। अब उसको उन स्ट्रैटा से अपने लिए इकाइयों को चुनना है या उसको अपनी सैंपल यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। तो किसी भी जनसंख्या को स्तरों में बांटने के बाद या समजातीय स्तरों में बांटने के पास व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं। अब वो दो रास्ते क्या होंगे? पहला रास्ता ये हो सकता है कि उसके पास जितने भी स्तर है, जो भी स्तर है, 2 स्तर हैं या 3 स्तर हैं या 4 स्तर हैं, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने पॉपुलेशन को कितने स्ट्रेटा में डिवाइड किया है। रास्ता नंबर पहला क्या है? पहला रास्ता है उसका कि वो एक निश्चित अनुपात में सभी स्तरों से जो भी उसका सैंपल साइज है, जो भी उसने अपना परिदृश्य का आकार निर्धारित किया है, उसके अनुरूप एक निश्चित अनुपात में वो हर स्तर से या हर स्ट्रेटा से या हर सब ग्रुप से लोगों को चुन ले और अपना जो अपेक्षित प्रतिदर्श आकार है उसको प्राप्त कर ले। ठीक है, तो पहला क्या है कि वो अपने सैंपल साइज के अकॉर्डिंग हर स्ट्रेटा से एक प्रोपोर्शनली लोगों को चुन ले, एक निश्चित अनुपात में लोगों को चुने। दूसरा तरीका है कि वो जो भी उसका सैंपल साइज है उस सैंपल साइज के हिसाब से बराबर बराबर लोगों को चुन ले वहां से। तो दो रास्ते हैं, एक तो अनुपातिक ढंग से लेने का और एक गैर अनुपातिक ढंग से लेने का। तो इसी दो ढंग की वजह से ये जो हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये सैम्पलिंग दो तरीके में या दो टाइप में बन जाती है या इसके दो भाग हो जाते हैं। तो हम अब जरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स की बात कर लें। तो अब ये जो सैम्पलिंग है ये दो तरीके से चलेगी। इसके दो भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा जो पार्ट है वो है डिस्प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम कह सकते हैं कि समानुपातिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन और इसको हम कह सकते हैं असमानुपातिक इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रेशियो में क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में जो भी हमारा स्ट्रैटा है और उस स्ट्रैटा में जो यूनिट्स का अनुपात है उस यूनिट्स के अनुपात से ही वो चीजों को सेलेक्ट करता है। तो इसमें क्या करता है,
सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स जो होता है फ्रॉम स्ट्रेटा, selection of units from strata is based on fixed ratio। जब एक निर्धारित अनुपात में हम लोगों को चुनते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, जो कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक हिस्सा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है 500 की। क्लियर? पॉपुलेशन क्या है? 500 की है, अर्थात हमारा जो कैपिटल एन है वो 500 है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको स्ट्रेटा बनाया, यानी ये 500 क्या है? स्टूडेंट मान लीजिए ये 500 क्या है? विद्यार्थी हैं। अब हमने इनको बांटा, तो इनको हमने मान लीजिए किस पर बांटा? सेक्स के बिहेवियर यानी सेक्स के पैरामीटर पर हमने डिवाइड कर दिया। अब सेक्स के पैरामीटर पर जब डिवाइड किया तो यहां पर क्या है, यानी ये हमारा स्ट्रेटा 1 है और यहां पर मान लीजिए तो ये क्या है? ये हमारे बॉयज हैं और ये हमारी गर्ल्स हैं। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। हमने अपने समूह को छात्र छात्रा या बॉयज एंड गर्ल्स पर डिवाइड किया और हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 500। जब हमने इनको जोड़ा तो आपने देखे कि 400 लड़के थे तो लड़का लड़के वाले में इसमें, और इन दोनों का जो टोटल है यानी 400 और 100 500 और इनका जो है इक्वल है। तो वो जो हमने कहा कि स्ट्रेटा क्या था? एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमें सेक्स के आधार पर या जेंडर के आधार पर डिवीजन करना। दूसरी बात कि उसमें जो कैपिटल एन की वैल्यू है और जो इनका टोटल है वो इक्वल है। हाँ, इक्वल है। फिर जो स्ट्रेटा होते हैं वो स्ट्रेटा इंटरनली होमोजीनियस और एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस। का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब है कि ये 400 है तो सारे क्या है? बॉयज हैं, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, और ये गर्ल्स है तो ये गर्ल्स है, लेकिन इनमें अंतर है। तो S1 के अंदर की जितनी चीजें हैं वो समान है और S2 के अंदर की जितनी चीजें हैं वो एक समान है। इसका मतलब ये क्या है? ये होमोजीनियस है। तो वही हमने पॉपुलेशन को क्या किया? होमोजीनियस स्ट्रेटा में कन्वर्ट कर दिया। और आपस में S1 और S2 क्या है? अगर हम म्यूचुअली देखा जाए S1 S2 क्या है? तो हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है? क्योंकि एक बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों विपरीत। तो जो बातें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही, ज्यादा समझ में आ रही। अब हमने कहा कि हम सिलेक्शन ऑफ जो यूनिट्स है फ्रॉम स्ट्रेटा इज बेस्ड ऑन फिक्स रेशियो। एक निश्चित अनुपात में हम लोगों को चुनेंगे। अब निश्चित अनुपात का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर 400 बॉयज एंड 100 गर्ल्स हैं। तो अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 4 रेशियो है, यानी एक फिक्स रेशियो है, इनके बीच एक निर्धारित अनुपात है। अब मान लीजिए हमारा जो n हमको रिक्वायर्ड है वो 50 चाहिए। हमें जो सैंपल चाहिए इस 500 की जनसंख्या से वो 50 चाहिए। तो अब हम अगर इस जनसंख्या पर अगर हमें प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करनी है तो हमें जनसंख्या पर यानी जनसंख्या से इन स्ट्रेटा से हर स्ट्रेटा से कितने लोगों को चुनना है? कितने लोगों को चुने हम? तो हमें हर स्ट्रेटा से 4:1 के अनुपात में चुनना है। तो अब अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर n के लिए चुनना है तो हम कितने लोगों को चुने यहाँ पर? तो अगर हम इसको बात करें तो हमें कितना चाहिए? 50 चाहिए। और 50 में
हमारे पास कितने हैं, 400 हैं। और सॉरी, थोड़ा सा इसको इजी कैलकुलेशंस को कन्वर्ट करने के लिए हम मान लो यहाँ पर कहते हैं कि हमें 100 लोग चाहिए, हमें 100 लोग चाहिए। तो अब मान लीजिए हमारे पास बॉयज कितने हैं, 400 हैं, और हमें किस अनुपात में चाहिए, हमें चाहिए बॉयज कितने चाहिए, 4, किसमें से, 5 में से। तो 5 दूनी 10, यानी हमें 80 लोग यहां से चुने हैं और 20 लोग यहां से चुनेंगे। ये रेशियो निकालना आपको पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, क्योंकि अब हमें क्या करना था, यानी हमें इन जो 400 और 100 लोग हैं उसमें से हमें 100 लोग निकालने थे। और अगर एक उदाहरण के तौर पर हम मान लें कि हमें यहाँ पर अब डिस्प्रोपोर्शनल तरीके से चीजों को लेना, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स from strata is based on equal amount या equal quantity। हमें एक समान मात्रा में हर स्ट्रेटा से लोगों को लेंगे। तो मान लीजिए यही चीज है, तो बॉयज एंड गर्ल्स था, और बॉयज एंड गर्ल्स में मान लीजिए यहाँ पर ये 400 था और ये 100 थे, तो यानी हमारा रेशियो क्या है, 4:1 है। और हमें सैंपल कितना चाहिए, हमें 100 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए। तो हमने इस रेशियो को फॉलो ही नहीं किया, हमने क्या किया, हमें 100 लोग चाहिए था, तो हमने सीधे क्या कर लिए, हमने 50 बॉयज कर लिए और 50 गर्ल्स कर लिए। अब सीधे सीधे आधे इधर से ले लिया, आधे ये ले लिया, तो हमने कोई रेशियो फॉलो नहीं किया। तो ये क्या है, एक गैर समानुपातिक या एक असमानुपातिक ढंग है। तो चीजें समझ में क्या आ रही हैं, चीजें समझ में ये आ रही हैं कि जब हम अपनी जनसंख्या को कृत्रिम उपसमूहों में, कृत्रिम समझाती उपसमूहों में किसी एक पैरामीटर के आधार पर बांट लेते हैं, तो फिर हम हर स्ट्रेटा से दो तरीके से, स्ट्रेटा से जो इकाइयां चुनते हैं वो दो तरीके से चुनते हैं, एक समानुपातिक ढंग से, और जब समानुपातिक ढंग से चुनते हैं तो हम उसको प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग या समानुपातिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं। और जब हम उसको एक समान मात्रा में या किसी भी निश्चित अनुपात का फॉलो ना करते हुए हम अपनी इच्छा अनुसार लोगों को ले लेते हैं, तो उसे हम डिस्प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है और ये उतना बेहतर तरीका नहीं माना जाता है। इसमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिवनेस उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है, इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो काउंट हो जाती है। अब तो ज्यादातर हम जब स्ट्रैटिफाइड की बात करते हैं तो इसी की तवज्जो देते हैं। अब एक चीज यहाँ पर है कि कभी कभी यहाँ पर जब स्ट्रैटा अधिक हो जाते हैं, यहाँ तो 2 स्ट्रैटा थे तो रेशियो निकालना आसान था, दूसरा यहाँ पर जो चीजें हैं वो बड़ी सिंपली 4:1 का रेशियो आया। कभी कभी यहाँ पर ऑड इवन नंबर हो जाते हैं तो और स्ट्रैटा की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तब फिर ये जो मेथड है प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग तब हमको कॉम्प्लिकेटेड फील होने लगता है। फिर वहां पर चीजों को निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उस परिस्थिति में हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम इसी का जो कॉम्प्लेक्स फेज होता है हम उसमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और वो फॉर्मूला कैसे काम करता है जरा उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि जब हम ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में स्ट्रैटा बना लेते हैं तो फिर ये जो लोगों का चयन होता है, ये लोगों का चयन अर्थात स्ट्रैटा तो हमने बना लिए, अब स्ट्रैटा से फिर जो यूनिट सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। अब वो रैंडमली तरीका कैसा होता है कि क्या वो सिंपल रैंडम के तरीके से करते हैं, अर्थात हम क्या 1 by 1 लोगों को चुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये 400
और 80 है, तो हमने 80 और 20 लोगों को चुनेंगे। लेकिन अब ये 80 लोग और 20 लोग चुने कैसे जाएंगे? क्या ये 80 के 80 एक बार में चुन लिए जाएंगे, या फिर ये जो भी एक एक करके इसमें से 80 लोग चुने जाएंगे और फिर एक एक करके यहाँ पर ये 20 लोग चुने जाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि जो सिलेक्शन होता है, जो रैंडम सिलेक्शन होता है यूनिट्स का, कहां से? हम यहाँ पर इस सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स है हम पॉपुलेशन से नहीं करते, हम कहां से करते हैं? स्ट्रेटा से करते हैं। तो वो जो स्ट्रेटा से यूनिट सिलेक्शन होता है, क्या वो कलेक्टिव नेचर का होता है या इंडिविजुअल लेवल पर होता है? तो ध्यान रखिए कि वो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन एसआरएस लेवल पर होता है, अर्थात एक एक करके या इंडिविजुअल लेवल पर ही होता है। और कभी कभी हम इसको सिस्टमैटिकली भी लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से भी इसको सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक तरीका का मतलब है कि हम उस चीज को लिस्टेड कर लेते हैं, उसके बाद हम के वैल्यू या nth वैल्यू फाइंड करके हम उसको आगे चीजें सेलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि इकाइयों का चयन पॉपुलेशन से नहीं होगा, स्ट्रेटा से होता है। और स्ट्रेटा से, हर स्ट्रेटा से जो चयन होगा वो रैंडमली होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, रैंडम फैमिली की विधि है। तो यूनिट सिलेक्शन हमेशा रैंडम होगा और हर स्ट्रेटा से जो यूनिट सेलेक्ट की जाएंगी वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू ही या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू ही सेलेक्ट की जाएंगी, अर्थात 1 by 1 ही सेलेक्ट की जाएंगी। अब यहाँ पर वो जो इसका एक एक्सट्रीम लेवल है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जब मल्टीपल स्ट्रेटा होते हैं, फॉर मल्टीपल स्ट्रेटा इन proportional रैंडम सैम्पलिंग। अब जरा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, क्लियर? और पॉपुलेशन कितने की है? मान लीजिए 1000 की है, क्लियर? अब इससे हमने क्या बांटे? हमने इसको स्ट्रैटिफाइड किया और स्ट्रैटिफाइड किसके आधार पर किया? मान लीजिए एज के आधार पर किया। तो ये जो है, मान लीजिए ये 15 से 20 वालों का समूह है, ये जो ग्रुप है वो 15 to 20 इयर्स का है, और ये 21 to एक उदाहरण के लिए मान लीजिए 15 to 20, 21 to 25 का है, और 26 to 30 का है, और ये 30 to 35 का है, और ये 36 to 40 इयर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो हमने 15 से 40 वर्ष तक के लोगों की संख्या ली, अर्थात ये जो पॉपुलेशन है इसमें 15 to 40 इयर्स के लोग थे। तो 15 से 40 वर्ष की हमने एक जनसंख्या ली है, और अब हमने क्या किया, उस पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई की, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करने पर हमने उसको क्लास बना लिया। अब ये चूंकि एज का जो डिवीजन रखना है, हमें कितना बनाना ये हमना है, कोई हो सकता है 10-10 साल का क्लास इंटरवल, वैसे हमारे रिसर्च मान लीजिए उसको इस समूहों पर कोई इंटरप्रिटेशन करना है, कोई निष्कर्ष निकालना है। अब मान लीजिए यहाँ पर इनकी जो संख्या है 15 से 20 लोगों की, 15 से 20 साल के लोगों की है, वो मान लीजिए 120 लोग हैं, ये 140 लोग हैं, और ये 260 लोग हैं, ये मान लीजिए 100। अब टोटल कितने लोग हो गए काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम कितना है, तो 120
140 और 260, तो 0 6 4 10 2 12 2 2 4 1 5, यानी 520 लोग हो गए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग कितने हैं, 200 लोग हैं। तो 200 के बाद यानी ये कितना हो गया, 200 और जोड़ दें तो ये 720 हो गया। तो 720 का मतलब है कि अब ये लोग कितने होंगे, 280 लोग होंगे। ये हमारा बाइफर्केशन है, क्योंकि इसका भी टोटल क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या अप्लाई करना है, हमें प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करनी है। और हमें सैंपल कितना चाहिए, 100 लोगों का चाहिए। ठीक है, 100 लोगों का सैंपल चाहिए हमें। तो अब हम कितना, हर समूह से कितना सैंपल निकालें, जरा हर समूह से कितना सैंपल निकालें। तो यहाँ पर रेशियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। किसका, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ स्ट्रेटा, साइज ऑफ स्ट्रेटा, यानी स्ट्रेटा का मतलब है सिंगल स्ट्रेटा। तो अब मान लीजिए ये जो फार्मूला है हमारा कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू साइज ऑफ स्ट्रेटा। अब इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करके, ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला किसका है। तो ये है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का फॉर्मूला। अब हमें हर स्तर से एक समानुपातिक ढंग से चीजों को निकालना है। तो अब हमें हर समूह से कितना लेना चाहिए, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेटा साइज है वो क्या है, 120 है। तो अब हम यहाँ से कितने लोगों को चुने, यहाँ से कितने लोगों को, यहाँ से कितने लोगों को और यहाँ से कितने लोगों को चुने। तो स्मॉल n क्या है, यानी जो हमारा सैंपल साइज है, हमें कितने लोगों चाहिए, हमें 100 लोग। हमारी पॉपुलेशन क्या है, 1000 है। और हमारा सैंपल साइज क्या है, हमारा स्ट्रेटा साइज क्या है, 120 है। तो यानी हमें यहां से कितने लोग लेने हैं, हमें यहां से 12 लोग लेने हैं। फिर यहां से कितना चाहिए, 140। तो यहां से हम ले लें कितने लोगों को, 14 लोगों को। फिर यहां से कितना चाहिए हमें, 26। तो यहां से हम कितने लोगों को ले लें, 26 लोगों को। फिर यहां से 20 लोगों को और यहां से हम 28 लोगों को। और इन सबको जोड़ लें जरा। तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 2 3 4 2 6 2 8 2 10, 100 हो गया हमारा स्मॉल n आ गया। अब अगर यहीं पर, चूंकि यहाँ पर 0 था इसलिए संख्या इजीली मिले। मान लीजिए यहाँ पर 122 लोग होते या ये 0 ना होते तो फिर हमको रेशियो बनाने में दिक्कत होती है। ध्यान रखिए कि अगर ये शून्य जो है 0 के मल्टीपल पर नहीं होते तब हमको रेशियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब रेशियो नहीं बनता है तो फिर हमको प्रोपोर्शनल तरीका जो है अप्लाई करने में काफी डिफिकल्टीज फेस होती है। तो उस परिस्थिति में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा जो हमें यानी स्मॉल n का मतलब क्या है, यहाँ पर स्मॉल n का मतलब है सैंपल साइज और कैपिटल N आप जानते ही हैं ये क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो इससे आप क्या है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का जो प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग है उसको इजी कर लेंगे, भले ही कितने भी स्ट्रेटा हों और उन स्ट्रेटा के बीच भले ही हम जो है वो अनुपात ना बना पा रहे हों। अगर रेशियो इजीली बन रहा है तो फिर हम आसानी से उसको इस फॉर्मूले का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अनुपात नहीं बन रहा, और अनुपात बनाने में दिक्कत तब होती है जब स्ट्रेटा बढ़ने लगते हैं। और यहाँ तो मान लीजिए 5 स्ट्रेटा है, कभी कभी 6 स्ट्रेटा भी हो सकते हैं।
तो उस परिस्थिति में फिर हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और उसके प्रकार। अब इसके पहले हम लोगों ने SRS पढ़ा था या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था, तो हमें उन दो सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है जरा हम ये समझते हैं कि ये जो दोनों सैम्पलिंग है इनके बीच अंतर क्या होता है। तो एक तरफ हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लें और एक तरफ हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर लें। अब इनके बीच का डिफरेंस जरा जान लें कि क्या होता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसमें जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होती या पॉपुलेशन पर हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते। यानी हमारे यहां पर क्या होती है, एक एंटायर पॉपुलेशन या अनडिवाइडेड पॉपुलेशन पर अप्लाई की जाती है। अप्लाई ऑन अनडिवाइडेड पॉपुलेशन, जबकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है वो डिवाइडेड होती है। अप्लाई ऑन डिवाइडेड पॉपुलेशन, क्योंकि हम इसमें उसको स्ट्रैटा में बांट देते हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है वो होती है यूजफुल फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन, और ये क्या होती है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। तीसरी बात कि हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अबाउट पॉपुलेशन, और जब हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, जब जनसंख्या के बारे में एक संपूर्ण या पूर्ण जो सूचना है वो उपलब्ध रहती है। चौथी बात जो है वो ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग एरर होती है वो ज्यादा होती है, मोर सैम्पलिंग एरर, क्योंकि इसमें हमने पॉपुलेशन के ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया। जबकि यहां पर क्या होती है, लेस सैम्पलिंग एरर। यहां पर जनसंख्या में जो सैम्पलिंग एरर है वो कम होती है। एक अंतिम बात यहां पर कर लेते हैं कि यहां पर जो सिलेक्शन होता है यूनिट्स का, वो सिलेक्शन 1 by 1 होता है एंटायर पॉपुलेशन से, जबकि यहां पर जो सिलेक्शन होता है यूनिट्स का वो भी 1 by 1 होता है। लेकिन कभी कभी जब स्ट्रैटा अधिक होते हैं और जो पॉपुलेशन होती है स्ट्रैटा पे यूनिट्स ज्यादा होते हैं, तो हम हर स्ट्रैटा से चीजें लेते तो रैंडमली ही हैं,
लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रुप्स लेवल पर भी सिलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर हम SRSC इस्तेमाल करते हैं, 1 by 1 ही सिलेक्शन या इंडिविजुअल लेवल्स पर ही यूनिट सिलेक्शन होता है। लेकिन कभी कभार जब हमें स्ट्रैटा साइज बहुत ज्यादा होता है तब यहाँ पर यह संभावना होती है। तो लेकिन उस बात का बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए उल्लेख नहीं किया जाता है। बेसिकली सिलेक्शन दोनों में ही जो है वो रैंडमली होता है। तो मेन चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अनडिवाइडेड पॉपुलेशन पर काम करती है, जबकि स्ट्रैटिफाइड डिवाइडेड पॉपुलेशन पर होती है। सिंपल होमोजीनियस के लिए यूजफुल है जब कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम हो लेकिन संख्या सूचना उसके बारे में ज्यादा उपलब्ध ना हो। यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस के लिए यूज होती है लेकिन जब सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध होती है। इसमें सैम्पलिंग एरर कम होती है। अब सैम्पलिंग एरर कम होती है तो इसका मतलब इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस ज्यादा होती है और इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस इसकी तुलना में कम होती है। तो ये था हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अगर हमें एडवांटेज के बारे में बात की जाए तो हमने कहा कि इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस ज्यादा होती है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट के द्वारा पॉपुलेशन को की हेट्रोजेनिटी को होमोजेनिटी में अपने इच्छानुसार जो है बेहतर ढंग से कर पाते हैं। और इसमें सैम्पलिंग एरर बहुत कम हो जाती है क्योंकि हमने पॉपुलेशन को होमोजेनियस स्ट्रैटा में कन्वर्ट कर लिया है। अगर इसकी डिफिकल्टीज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें कमियां क्या हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन करना है कि क्लासिफिकेशन का वो जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के आधार पर इकाइयों को छांटना या उनका क्लासिफिकेशन करना, उसमें दिक्कत होती है। उस पैरामीटर का डिसीजन करना भी अभी किस पैरामीटर पर हम पॉपुलेशन को डिसाइड करें, वो सिंगल पैरामीटर क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल आती है। और कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है कि जो लिस्टेड किया उसमें से कोई इकाई एक से अधिक स्ट्रैटा में चली गई तो फिर उससे एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो सोर्स ऑफ एरर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो भी एरर आती है, अगर इस स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमको सोर्स ऑफ एरर की बात की जाए तो सोर्स ऑफ एरर क्या होगा कि वो जो होमोजेनियस स्ट्रैटा है अगर उसमें अगर स्ट्रैटा डिवीजन एक से अधिक वेरिएबल्स पर किया गया तो वहां से एरर आ जाएगी। अगर कोई एक यूनिट है वो एक से अधिक स्ट्रैटा में चली जाएगी तो वहां से त्रुटि आएगी। इसके अलावा इसमें त्रुटि आने की जो संभावना बहुत कम होती है, इसीलिए ज्यादा साइंटिफिक होती है। लेकिन ये सब करने में काफी टाइम टेकिंग और कॉस्ट लगता है, तो इसलिए ये महंगी विधि है। तो गाइस, आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैसी लगी इसको फीडबैक में जरूर बताइएगा, समझ में आई या नहीं आई। एक दिन में एक सैम्पलिंग ही डिस्कस हो पा रही है क्योंकि हम लोग ज्यादा उसको विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा विस्तार इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि किसी भी चीज को बार बार पढ़ने की अपेक्षा एक बार पढ़ना ज्यादा श्रेयकर होता है, ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और पढ़ने के बाद भी अगर हम उसकी क्वेरीज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे टैकल नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम उस चीजों को उस स्तर पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा लाइफ में हमें एटलीस्ट फिर इस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े और फिर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस हमसे पुटअप किया जाए, हम उस क्वेश्चंस को बड़ा इजीली जो है वो उसके साथ डीलिंग कर सके और उसका सोल्यूशन निकाल सके। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। अगली क्लास पर क्लस्टर सैम्पलिंग के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।